नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज मैं बैठा हूं अपनी नई वेन्यू के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में इस गाड़ी का टोटल 2200 किलोमीटर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। इस गाड़ी को जो है अभी तक मैंने टोटल 2251 किलोमीटर चला लिया है। मैं शॉर्ट डाल देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ये देख सकते हो 2251 किलोमीटर टोटल अपनी गाड़ी जो है अभी तक चल चुकी है। तो इन 2200 किलोमीटर में मेरा ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ में कैसा रहा है, आज की इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और सारी चीज़ें जो है मैं लिख कर भी ले आया हूँ ताकि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी साल 2026 में वेन्यू डीजल लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को ड्राइव करना। और सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। और इंजन आपको पता ही है, इस गाड़ी में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन आता है। CRDI डीजल इंजन है जो कि सेम क्रेटा के अंदर आता है। एक सबसे बड़ा मिथ तो लोगों के अंदर ये है कि क्रेटा में अलग इंजन है और वेन्यू में अलग इंजन है, सेल्टोस में अलग इंजन है और क्रेटा में अलग इंजन है। तो ये एक जो है लोगों की मानसिकता ऐसी है, तो उनको अलग से समझाना पड़ता है कि नहीं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। चलो उस चीज़ को छोड़ते हैं, पहले बात करते हैं इंजन कैसा है। तो ये जो इंजन है ये काफ़ी पावरफुल है। चलाने में तो कोई भी पावर से रिलेटेड कमी जो है मुझे इस गाड़ी के अंदर फील नहीं होती है। जैसे ही मैं पंजा दबाता हूँ पावर मुझे फील होती है और भगाने में भी बढ़िया मज़ा देता है। ठीक है, कोई ऐसा पावर रिलेटेड गाड़ी में किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन ये है। और इसके अंदर देखो डीजल है तो कभी कभार जो है आपको वाइब्रेशन फील हो सकती थी। ये जा रहा काला घोड़ा और अपना भी काला घोड़ा ही है। अब देखो ये डीजल है तो वाइब्रेशन का ऐसा है कि 4 सिलेंडर इंजन है भले ही, पर डीजल के अंदर आप भले कितनी भी कोशिश कर लो वाइब्रेशन आप छुपा ही नहीं सकते। हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर आपको फील होगी। जैसे इसके सेगमेंट की 3XO है, उसके अंदर भी वाइब्रेशन फील होती है। अगर आप नेक्सॉन देखोगे तो नेक्सॉन के अंदर ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है। तो ऐसा नहीं है कि डीजल गाड़ियों में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होती है। पेट्रोल एक बार के काफ़ी स्मूथ रिफाइंड हो सकते हैं, डीजल भी स्मूथ रिफाइंड होते हैं, बट वाइब्रेशन यहाँ पर भी आपको फील होगी ही होगी। तो ये एक चीज़ है, हल्की हल्की सी कभी कभार वाइब्रेशन जो है यहाँ पर मुझे इस गाड़ी के अंदर फील होती है। जो ब्रेक पेडल है इस पर फील हो जाती है, और जो क्लच है, क्योंकि हमारा पेडल पाँव जो है राइट वाला एक्सीलेटर पे रहता है तो कभी कभार उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता, बट क्लच पे और ब्रेक पे जो है हमें वाइब्रेशन फील हो जाती है। तो ये एक चीज़ है। और कभी कभार यहाँ पर जो है हल्की हल्की सी वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर फील होने लगती है। तो वाइब्रेशन तो है गाड़ी के अंदर, ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन है ही नहीं। बाकी इंजन स्मूथ है। अगर आप एक स्पीड के बाद चलाते हो, जैसे अभी 70-80 तक तो ठीक है, 70-80 के बाद आप जाएंगे 100 के पार जाएंगे तो गाड़ी में डीजल इंजन की इसकी जो आवाज़ है वो भी आती है। अगर गाड़ी जैसे एक जैसी स्पीड पे 70 पे चल रही है तो कुछ भी पता नहीं चलता है कि आप पेट्रोल चला रहे हो और डीजल चला रहे हो। 100 की स्पीड के बाद भी अगर आप गाने चला लेते हो तब इतनी आवाज़ अंदर एंटर नहीं होती है, बट गाने वाने अगर आपने नहीं चलाए हैं तो आवाज़ जो है एंटर होगी। और वो डीजल इंजन का स्वभाव ही है कि वो तो आवाज़ करेगा ही सही। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब इंजन से रिलेटेड जो है मुझे कोई इशू गाड़ी के अंदर नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी चलने में मक्खन है, बढ़िया मज़ा आता है, कोई भी दिक्कत इंजन के मामले में मुझे गाड़ी के अंदर नहीं है। दूसरी बात आ जाती है माइलेज की। अब माइलेज का सीन ऐसा है कि माइलेज टोटली डिपेंड करता है चलाने वाले के ऊपर। अब मैं क्या है कि थोड़ा सा हार्श चलाता हूँ गाड़ी को, थोड़ा सा खींच के ही चलाता हूँ। अभी तो क्या है मैं धीरे चला रहा हूँ, बट जैसे अभी मैं राजस्थान भी गया था तो मैंने अपने भाई को गाड़ी दी, तो मेरे भाई के हाथ से गाड़ी जो है 18.5 के आसपास एवरेज दिखा रही थी, मेरे हाथ से 18 का एवरेज दिखा रही थी। तो चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप प्यार से चलाते हो इस गाड़ी को तो ये मैं वादा कर सकता हूँ कि ये 20+ का माइलेज आराम से दे सकती है। वहीं अगर आप इसको थोड़ा सा रेस चलाओगे, थोड़ा सा आप ज़्यादा भगाओगे तो फिर ये वही 16-17 के आसपास आ जाएगी, जो कि अभी मुझे फ़िलहाल सिटी में दे रही है। मैं आपको पूरी टंकी का भी अगर मेजरमेंट बताऊं इसका, तो मैंने अभी तक इस गाड़ी की टंकी 3 बार जो है फुल करा ली है। टोटल गाड़ी चली है 2200 किलोमीटर। ठीक है, और एक मोटा मोटा अंदाज़ा अगर आप मान के चलो तो 700 किलोमीटर के आसपास अभी फ़िलहाल गाड़ी चल रही है। और जो रेंज टेस्ट का वीडियो है उसमें गाड़ी फुल टैंक जो एंड तक होता है, ब्रिम तक, मैंने वहाँ तक भराया था, तो मेरी गाड़ी चली थी उसमें लगभग 785-784 किलोमीटर। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप ढंग से चलाते हो तो माइलेज आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर आप फिर एकदम ही बिल्कुल धीरे धीरे
चलाओगे तो अच्छा मिलेगा, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो फिर आपको वहाँ पर माइलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। माइलेज हो गया। अब बात करते हैं अपन सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन देखो, इस सेगमेंट में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे सेगमेंट में अगर सबसे घटिया सस्पेंशन है तो वो 2 गाड़ियों के मुझे पर्सनली लगते हैं। पहली है किया सोनेट और दूसरी है वेन्यू। अब इन गाड़ियों के अंदर ना सस्पेंशन जो है काफ़ी स्टिफ आते हैं। अब प्लेन रोड पे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही एकदम से कोई स्पीड ब्रेकर आया, जैसे ही कोई इंड्यूलेशन वाला रोड आया, जैसे ही कोई ख़राब रोड आया, तो उस टाइम पे आपको इनकी वैल्यू पता चलती है। नेक्सॉन की, 3XO की या मारुति की भी मैं बता रहा हूँ, मारुति फ्रॉन्क्स मैंने चलाई है, उस गाड़ी के सस्पेंशन इस गाड़ी से लाख गुना अच्छे हैं। मतलब कोई भी छोटा मोटा गड्ढा आता है तो भट 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 आवाज़ तो आपको आएगी सही, और अगर एकदम से किसी पॉट होल से निकली तो इतनी बेकार आवाज़ आती है, इतनी बेकार कि मतलब दिमाग ख़राब कर देती है। एक बार मैं आ रहा था रात के टाइम पे और पता नहीं किस चीज़ से एकदम ऐसा एक पोर्ट होल से निकली तो इतनी भयंकर आवाज़ आई ना, जैसे किसी चीज़ से एकदम बिल्कुल टकरा नहीं गई हो गाड़ी और किसी ने पत्थर फेंका हो ना, उस टाइप की आवाज़, और बहुत ही बेकार आवाज़ आई। फिर मैंने उतर के देखा, फिर मुझे लगा नहीं आ रही है, तो सस्पेंशन की आवाज़ है। तो सस्पेंशन के मामले में इस गाड़ी के अंदर दिक्कत है। और जैसे एकदम से ये रोड ऊपर उठा हुआ है, तो यहाँ से भी निकालूंगा ना तो ये देखो थोड़ा सा गड्ढे वड्ढे फील हो गए इस गाड़ी के अंदर। सस्पेंशन के मामले में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे सस्पेंशन है, मेरे हिसाब से तो ख़राब सस्पेंशन की ही गिनती में इस गाड़ी के सस्पेंशन जो है वो गिने जाने चाहिए। इतना खास मज़ा भी नहीं आता है इस गाड़ी के सस्पेंशन में, ठीक है। और अब बात करते हैं, मैंने लिख लिया ताकि मैं खुद भूल ना जाऊँ सारी चीज़ें। तो स्टेबिलिटी कैसी है? स्टेबिलिटी गाड़ी की दोस्तों, गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं एक एक चीज़ को 2 बार। स्टेबिलिटी की बात करें तो गाड़ी की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो कॉर्नरिंग के टाइम पे 90 तक सबसे बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं है कि 90 की स्पीड पे भी आपको काफ़ी अनस्टेबल गाड़ी फील होगी। अगर आप प्लेन रोड्स पे चला रहे हैं फिर आप 150 तक भी ले जा सकते हैं। अभी मैं सुबह इसी रोड पे इस गाड़ी को 161 लेके गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस जो है उस टाइम पे आया कि हाँ गाड़ी जा सकती है, स्पीड अच्छी मेंटेन कर सकती है। जैसे अभी कॉर्नरिंग का टाइम आएगा, ये जो रोड है हल्का सा कर्व है, तो कर्व के टाइम पे आप 90 तक स्पीड रखेंगे तो ठीक है। 90 के पार जैसे ही आप जाते हैं तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा डर जो है वो लगने लगता है। और हाई स्पीड्स पे मैंने हाईवेज वगैरह पे टर्न भी लिया, तो मुझे पता है कि 90 तक ठीक है, उसके बाद कोई सेंस नहीं है आप गाड़ी को इतना ज़्यादा खींचो कॉर्नरिंग के टाइम पे। नॉर्मली स्ट्रेट हाईवेज हैं तो आप चलाओ बढ़िया, 120 130 पे चलाओगे तो कोई दिक्कत वहाँ पर स्टेबिलिटी के मामले में नहीं होती है। एक चीज़ ये है कि इन सस्पेंशन की वजह से आपको ये फील नहीं होगा कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा चिपक के चल रही है। जैसे नेक्सॉन के साथ में एक सीन है, नेक्सॉन का क्योंकि वेट भी ज़्यादा है, उसका सस्पेंशन भी अच्छे हैं, तो वो गाड़ी अगर आप हाईवे पे चलाते हो हाई स्पीड्स पे भी, तो वो गाड़ी जो है काफ़ी चिपक के चलती है। मतलब इसी हाईवे पे मैंने उस गाड़ी को 130 135 भी चलाया, तो उसमें तो जो है मुझे कोई भी किसी भी तरीके का इशू जो है फेस करने को नहीं मिला, और वो गाड़ी लगती है कि हाँ चिपक के चल रही है, किसी वजन के साथ में आप चल रहे हो। तो ये एक चीज़ नेक्सॉन के साथ में मुझे फील हुई है, ठीक है। इसके साथ में स्टेबिलिटी ठीक है, बट आप ज़्यादा ही ऐसा भरोसा करके नहीं चला सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा स्टेबल गाड़ी है, मैं कंट्रोल कर लूँगा, ऐसी चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग जो है इस गाड़ी का मुझे बहुत बढ़िया लगा। इस सेगमेंट में जैसे XUV 3XO का स्टीयरिंग जो है बहुत लाइट है, लेकिन उस गाड़ी में स्टीयरिंग मोड वगैरह भी आते हैं। तो इसके अंदर ये है कि स्टीयरिंग इसका भी लाइट है, हाई स्पीड पे हार्ड भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिटी वगैरह में मनूवर करने में कोई भी इशू नहीं आता है, इजीली जो स्टीयरिंग व्हील है वो वापस से सेंटर में आ जाता है, तो वो बढ़िया चीज़ है। एकदम लाइट स्टीयरिंग व्हील है, सिटी ट्रैफिक वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, तो ये एक बढ़िया चीज़ स्टीयरिंग के मामले में मुझे लगती है। और हाईवेज़ वगैरह पर भी बढ़िया परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत जो है हाईवेज़ वगैरह पर भी स्टीयरिंग की मुझे लगती नहीं है। ये देखो एकदम एक्यूरेट है, अगर इधर उधर काटूंगा तो बढ़िया उस टाइम पर फील आता है, ठीक है। और बॉडी रोल की बात करें तो बॉडी रोल गाड़ी में, क्योंकि मोनोकोक चेसी है और छोटी गाड़ी है, तो वैसे भी बॉडी रोल वगैरह इस गाड़ी में होने वाला नहीं है, तो वो एक चीज़ है। 2 चीज़ें मैं और इसमें लिख के नहीं लाया, बट मुझे दिमाग में आई थी तो मैं आपको अभी फ़िलहाल बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये, मतलब पहली चीज़ ये कि गाड़ी के एसी का परफॉर्मेंस कैसा है, तो एसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसमें कोई भी इशू जो है वो नहीं है। 5 लोग भी हम इस गाड़ी के अंदर गए थे ट्रिप पे, तो पीछे वालों को और आगे वालों को बढ़िया ठंडक प्रदान करी इसने, कोई भी इशू एसी के मामले में तो मुझे फ़िलहाल में लगा नहीं है। दूसरी चीज़ है साउंड सिस्टम का, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साउंड कैसा है, तो साउंड भी इसका अच्छा है। 4 स्पीकर है
वोकल्स जो है वो इतने मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे आपको नहीं लगेंगे, बट अगर आप कंपेयर करते हो किसी अदर गाड़ी के बेस मॉडल से तो वहाँ पर साउंड सिस्टम जो है इस गाड़ी का बढ़िया निकल के आता है। और मुझे तो अच्छा लगा, मतलब मैं ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा बेस ही गाने सुनता हूँ, कभी कभार मैं ऐसे रील वील बनाने के चक्कर में या स्टोरी बनाने के चक्कर में ही गाने वाने सुनता हूँ, तो मुझे तो यहाँ पर जो है इस साउंड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा साउंड है, 4 स्पीकर आते हैं, बढ़िया कारप्ले वारप्ले चलाओ तो बढ़िया साउंड आ जाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग मुझे अच्छी लगी, मतलब 80% तो मैं ब्रेकिंग से खुश हूँ, 20% भी ऐसे ही है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ इससे अच्छी भी ब्रेकिंग गाड़ियों में है, जैसे XUV 300 वगैरह में, ठीक है। 80% गाड़ी की ब्रेकिंग से मैं खुश हूँ। अगर आप हाई स्पीड वगैरह पे भी ब्रेकिंग करते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, एकदम गाड़ी रुक भी जाती है, कोई प्रॉब्लम ब्रेकिंग के मामले में मुझे लगी नहीं। जैसे मैं आपको अभी करके दिखाई देता हूँ 1 2 3। एक तो मैं ऐसी ब्रेकिंग इसलिए भी नहीं करता हूँ कि ये सारा सामान जो है आ जाता है आगे, कोई एक्सपेंसिव चीज़ टूट गई तो वो महंगी पड़ जाएगी। ब्रेकिंग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा जवाब ये है, ठीक है। अगर आप जैसे मान लो कोई चीज़ आपने इधर उधर ध्यान दे रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आ गई, मेरे साथ में एक चीज़ हुई ऐसी, मैं इधर देख रहा था, फिर बिल्कुल सामने गाड़ी आई, मैंने एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगाया तो ठीक है, ब्रेकिंग कोई दिक्कत नहीं है। हेडलाइट का जो थ्रो है इसका वो हेलोजन है तो उसकी वजह से थ्रो कुछ खास नहीं है। ये चीज़ तो मैंने कमेंट में भी कई सारे लोगों को बता दिया कि हेलोजन लाइट का थ्रो वैसे भी कुछ खास होता नहीं है। अगर मैं इसमें इन फ्यूचर LED लगाऊंगा तो वो आपको मैं बताऊंगा कि तब थ्रो में कितना बदलाव हुआ है, कितना नहीं हुआ है। हेलोजन लाइट्स तभी ठीक है जब आप सिंगल रोड पे चल रहे हो और सामने से कोई ट्रैफिक जो है वो नहीं आ रहा है, तब ठीक है, वरना अगर सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो इजीली जो है वो आपके लाइट्स को काट देता है और वहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों कंफर्ट की, तो कंफर्ट के मामले में मुझे ये लगता है कि इसकी सीट ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। मतलब मैं इस पॉइंट से जो है 50% खुश हूँ, 50% ना खुश हूँ। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो इस गाड़ी की जो सीट्स है ना वो मतलब थाई सपोर्ट के मामले में तो ठीक है, नीचे वाला एरिया ठीक है, बट जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो बोस्टर हो गए, ओवरऑल जो बैक वाला हिस्सा होता है सीट का, वो ना तो इतना चौड़ा है कि मैं एकदम पूरा उसमें जो है फिट बैठ सकूं और एकदम कंफर्टेबल मैं उसमें हो सकूं, और ना ये बोस्टर जो है इतना मजबूती से मुझे पकड़ पाते हैं कि मैं इतना कंफर्टेबल फील इसके अंदर कर सकूं। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है कि 50% तो ठीक है, नीचे वाला एरिया ठीक है कंफर्ट के मामले में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर वाले एरिया में कंफर्ट कुछ खास मुझे यहाँ पर लगा नहीं गाड़ी के अंदर। और पीछे की बात करें तो पीछे भी मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। पीछे का ये सीन है कि आइट साइड में तो चलो ठीक है, बट बीच वाला पैसेंजर जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बैठता है, क्योंकि उसमें स्कूप्ड है, वो ऐसा बाहर निकला हुआ है, तो बीच वाले के लिए तो बिल्कुल भी ज़ीरो कंफर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तो 4 लोग ही सही रहेंगे, 5वां जो है थोड़ा सा हिचक के ही बैठेगा, थोड़ा सा मतलब वो अनकंफर्टेबल होके ही बैठेगा। तो ये एक चीज़ कंफर्ट के मामले में लगी। ओवरऑल गाड़ी के अर्गोनॉमिक्स जो है मेरे हिसाब से तो सही है, मेरे भाई ने भी चलाई है, मेरे पापा ने भी चलाई है, उन्हें किसी भी तरीके का इशू अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड तो नहीं लगा है। टच स्क्रीन टिल्टेड है तो इसे कंट्रोल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैनुअल AC आता है, बट इसे कंट्रोल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो 2 चीज़ की मुझे लगी कि यहाँ पर जो है इस गाड़ी के अंदर कोई भी गियर इंडिकेशन जो है वो नहीं है। अगर आप गाड़ी आपकी जैसे मान लो 4th गियर में चल रही है तो यहाँ पर दिखाता नहीं है कि 4th गियर में चल रही है। जब गियर चेंज करना होता है तब वहाँ पर निशान आ जाता है कि आप 5th में करो या 4th में करो, बट वो बताता नहीं है कि गाड़ी अभी फ़िलहाल कौन से गियर में चल रही है। तो ये इस वाले वेरिएंट में ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अपर वेरिएंट कभी चलाए है नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो अभी जैसे ठंड का टाइम है तो यहाँ पर क्या होता है कि बार बार फॉग जम जाती है। अब उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसे हम वापस इधर घुमाएं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर डेडिकेटेड बटन ही नहीं है। अगर डेडिकेटेड बटन होता तो जस्ट एक बार मैं दबाता और मेरा काम हो जाता, बट इस गाड़ी के अंदर डेडिकेटेड बटन ना होने की वजह से मुझे वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है। और टेम्परेचर मुझे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि AC की परफॉर्मेंस वाकई में बहुत अच्छी है, काफ़ी ठंडा कर देती है। और अभी तो खैर शाम का भी टाइम है तो वैसे भी ठंडा ये कर ही देती है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक और चीज़ छूट रही है, कुछ तो छूट रहा है, मुझे याद भी आ रहा है, विजिबिलिटी। हाँ, विजिबिलिटी की बात करते हैं और सीट हाइट वगैरह की बात करते हैं।
विजिबिलिटी के मामले में गाड़ी के अंदर कोई भी इशू जो है नहीं है। प्रॉपर बोनट आपको दिखता है, ऐसा नहीं है कि बोनट की विजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। प्रॉपर बोनट दिखता है, एज टू एज आप बोनट देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। ऐसा नहीं है कि हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं है तो वो आपको कमी फील होगी, नहीं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। IRVM से जो व्यू है वो भी बढ़िया मिल जाता है। मैंने इस गाड़ी को इस 2200 किलोमीटर में से लगभग मान के चलो तो 1800-1900 किलोमीटर तो मैंने खुद नहीं चलाया और मुझे कोई इशू विजिबिलिटी रिलेटेड तो गाड़ी के अंदर नहीं आया है। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने वेंट्स दे रखे हैं तो यहाँ पर भी जो है इसमें हवा आती रहती है तो फॉग यहाँ पर नहीं जमती है। ए पिलर से कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है, यहाँ पर भी कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है। ORVM वगैरह से भी जो व्यू है वो बढ़िया प्रॉपर आपको मिलने वाला है। तो विजिबिलिटी के मामले में कोई भी इशू गाड़ी के अंदर नहीं है। सीट हाइट भी मुझे तो अच्छी लगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत नीचे बैठा हुआ हूँ या बहुत ऊपर बैठा हुआ हूँ। मेरे जो एक मीडिएटर होता है, मीडिएटर हाइट होती है, उस हिसाब से ही मैं बैठता हूँ। कमांडिंग नहीं बोल सकते, कमांडिंग तो जैसे ऊपर वाली SUVs आती है, थार हो गई, स्कॉर्पियन हो गई, इनमें एकदम आप बंदा ऐसा बैठता है बोनट के ऊपर। बट इस गाड़ी में मुझे ठीक लगा, कोई ऐसा नहीं है कि सीट हाइट बहुत नीचे है तो मुझे कोई प्रॉब्लम दे रहा है। बढ़िया ठीक ठाक सी चीज़ें मुझे यहाँ पर लगी। गेयर शिफ्टिंग गाड़ी की अच्छी है, स्मूथ है। थोड़ी सी आवाज़ ये करती है, देखो गेयर स्लोट होता है ना तब, ये देख लो ये, बट ठीक है। देखो अभी मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ तो 16.6 का माइलेज हो गया। एक और चीज़ मुझे माइलेज से याद आई कि मुझे कमेंट में बताओ कि क्या मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ कि Hyundai Venue डीजल जो है मैक्सिमम कितना माइलेज दे सकती है। मैं इस गाड़ी को 100 किलोमीटर के आसपास, थोड़ी बहुत भी नहीं, 100 किलोमीटर के आसपास जो है टोटल इसको एक जैसी स्पीड पे कंटिन्यूस 75 या 80 की स्पीड पे चलाऊंगा और देखूंगा कि नई Venue डीजल जो है मैक्सिमम कितना माइलेज दे सकती है हाईवेज़ पे। ये चीज़ मुझे भी देखनी है तो मैं अगली बार से ध्यान रख के चलाऊंगा, क्योंकि अभी क्या है कि रोड ट्रिप्स वगैरह पे, मतलब रोड ट्रिप पे मैं गया तो मैंने खुद गाड़ी भगाई कि हाँ चलो ठीक ही है, मैं पंजा दबा के ही चलाऊँ तो नॉर्मली तो 100, 110, 120 में खींच देता था, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि प्यार से चलाऊँ तो ज़्यादा सही है, ठीक है। और अगर आपको इस गाड़ी का सर्विस एक्सपीरियंस का वीडियो देखना है तो वो भी मैंने डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। जो भी मेरी सर्विस का टोटल अभी तक एक्सपीरियंस रहा है मैंने आपको बता दिया है उस वीडियो में। 2100 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी तब, और उसमें जो है स्क्रीन क्रैक हो गई है तो शोरूम वालों ने उस चीज़ का आश्वासन दिया है कि हम आपको स्क्रीन चेंज करके देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमारी गलती है तो हम आपको चेंज करके देंगे। वो है कि बस थोड़ा सा मेरा इंप्रेशन ख़राब हो गया, बट एट द एंड मैंने जैसे उस वीडियो में भी बोला कि मेरे एक दोस्त ने एक बात मुझे बताई कि शायद कोई बड़ी चीज़ होने वाली थी और वो छोटे से निपट गई। तो फिर मैंने उस भाई की बात पे गौर किया और सही समझा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन चल रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अगर जैसे कोई दूसरे ब्रांड की गाड़ी होती तो शायद स्क्रीन अभी तक चटकने के बाद बंद भी हो जाती, बट अभी स्क्रीन चल ही रही है। तो ओवरऑल रिलायबिलिटी के मामले में मुझे शक तो नहीं है। रिलायबिलिटी के मामले में शक मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे इनके इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत भरोसा है और दूसरा इनके जो इंजन है उस पर बहुत भरोसा है। सर्विस तो चलो डिपेंड करता है डीलरशिप टू डीलरशिप, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन पे जो है मुझे बहुत भरोसा है। अदर किसी ब्रांड की मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स और क्या बोलते हैं उसे, इंजन पे कम भरोसा है। इसलिए मैंने जो है Hyundai Venue को चूज़ करा क्योंकि ये 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन चलने में बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको कम मिलेगी, ये बढ़िया मिलती है। मैंने गाड़ी को भगाया भी बहुत है, 160, 162 भी मैंने इसको चलाया, कोई दिक्कत नहीं। 168 तक मैं इसे सुबह लेके गया। तो ओवरऑल ड्राइविंग रिलेटेड कोई इशू जो है मुझे गाड़ी के अंदर अभी तक फेस करने को नहीं मिला है, बढ़िया चलती है। जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी। सॉरी, जो भी था मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया इस वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई चीज़ जो है और छूट गई हो तो कमेंट में बता देना। अभी क्या है कि मैं ये वीडियो बनाने दोपहर में भी आया था, बट ये वीडियो जो है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि दोपहर में ना तो ढंग से व्यू मिल रहा था ना ढंग से एंगल आ रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो बाद में लेंगे। और एक और वीडियो का लेना था मुझे 3-4 पार्ट, पर उसका और कभी लेना पड़ेगा कल। अभी मेरी गाड़ी घर से मैं सुबह से निकला था तो 2200 किलोमीटर चली थी, 66 किलोमीटर तो मैंने इसको इसी हाईवे पे चला दिया सुबह से राउंड मारते मारते। बट ओवरऑल अगर आप देखते हो तो मैं संतुष्ट हूँ गाड़ी से, ऐसा नहीं है कि असंतुष्ट हूँ। वही है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसा मैं आजकल जैसा बड़ी चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता हूँ। पहले मैं क्या था कि छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोड लेने लगता था, अब मैं लोड नहीं लेता हूँ इतना। चीज़ें हो जाती हैं समय के साथ में, सब कुछ होता है, सही होता है।
तो उस चीज़ का ध्यान रखो। थोड़ा सा मैच्योरिटी अगर आप जीवन में लाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ये चीज़ मैंने देख लिया। अगर आप वही बचकानी हरकतें करते रहोगे और मतलब किसी भी चीज़ में पेशेंस नहीं रखोगे तो वो हो जाता है, आपका खुद भी दिमाग ख़राब होगा और दूसरे का भी आप दिमाग ख़राब रखोगे। तो पेशेंस के साथ में सब सही होता है। और सर्विस एक्सपीरियंस का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना, क्योंकि मैंने अपना जो ट्रू एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर किया। और अगर सर्विस अच्छी होती तो भी मैं वीडियो बनाता, अगर सर्विस एक्सपीरियंस ख़राब रहा है तो भी मैंने वीडियो बनाया ही है। और आप कौन सा वीडियो जो है Hyundai Venue के ऊपर देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।